नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय राजनीति की बात करूंगा। भारतीय राजनीति के भविष्य की बात करूंगा। भारतीय राजनीति के अतीत की बात करूंगा। हम जब इस पर चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि भारत के विकास में भारतीय राजनीति के अतीत और भविष्य का बहुत बड़ा योगदान है। हम जब इस पर चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे इसके योगदान को, इसमें भूमिका क्या है, भारत के विकास में भारतीय राजनीति की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रमुख चरणों पे, प्रमुख घटनाओं पर। तो हम जब इस पर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भारतीय राजनीति स्वतंत्रता के पहले कैसे थी और स्वतंत्रता के बाद कैसी हुई। तो हम इस पे प्रकाश डालें कि पूर्व काल में भारतीय राजनीति कैसी थी। तो हम इस पर चर्चा करेंगे तो हम इस पे एक तथ्य पाएंगे कि औपनिवेशिक शासन और प्रतिरोध 1947 तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता प्रमुख भूमिका में थे। फिर इसमें दूसरा तथ्य है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सारे आंदोलनों ने जनता को संगठित किया, भारत की जनता को एकजुट किया और तब जाकर एक लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी गई। फिर स्वतंत्रता के बाद की राजनीति कैसे हुई, हम दूसरे वीडियो में इसको देखेंगे। अभी एक प्रस्तावना के तौर पर, हम एक आधार के तौर पर इसको पढ़ लें, फिर उसके बाद हर एक बिंदु पर मेरी एक गहन टिप्पणी होगी, मेरा एक गहन अध्ययन होगा जो मैं आपके साथ चर्चा में शामिल करूंगा। तो इसमें आता है स्वतंत्रता के बाद की राजनीति। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में बहुत वर्षों तक कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था। 1947 से लेके 1980 के बीच का ये दौर था। कांग्रेस पार्टी के गठन के तौर पे और स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था की ढांचा की स्थापना की। इस पूरे कालखंड में जवाहरलाल नेहरू के योजना आयोग, धर्मनिरपेक्षता, गुट निरपेक्षता जैसे अहम विषयों पर जोर रहा, इनका प्रभाव रहा, इन्होंने छाप छोड़ी। इसी दौरान विपक्ष का उदय भी हो रहा था, विपक्ष अपने ढांचे में आ रहा था, विपक्ष अपने आप को स्वरूप कर रहा था। 1970 के दशक तक भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी और क्षेत्रीय दल उभरने लग गए थे। अपने अपने संस्था, अपने अपने क्षेत्र में ये अपना कार्य कर रहे थे। और फिर इसी दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल की घोषणा हुई, जो 1975 से लेकर 1977 तक चला है। और राजनीति में ये बहुत नया मोड़ आया भारतीय राजनीति में। इस पर अभी हम विशेष चर्चा करेंगे, इसको हम गहन देखेंगे कि ये किस प्रकार से हुआ। फिर भारतीय राजनीति में गठबंधन युग का शुरुआत हुआ। 1989 से लेके 2014 तक इस गठबंधन युग का दौर चला, अपने चरम पर था। एकल दलों कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व घटा और क्षेत्रीय और छोटे दल जो थे उन्होंने अपना विस्तार किया, क्षेत्र बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी। फिर इसी समय आर्थिक सुधार भी थे, आर्थिक चुनौतियां भी थी, हमको उनसे जूझना था, हमको उनसे निपटना था, हमको उनसे बाहर निकलना था। तो आर्थिक उदारीकरण जो हुआ वो 1991 में हुआ, 1991 में। और इसकी नींव रखने वाले हमारे देश के लेट प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री लेट मनमोहन सिंह ने भारतीय आर्थिक सुधार अपनाए, जिससे समाजवाद से
बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का रुख हुआ। फिर इसमें चरण जुड़ने के बाद जाति और पहचान की राजनीति भी शुरू हुई, और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हम देखते हैं मंडल आयोग। 1990 का वो दशक हुआ करता था जब जाति आधारित राजनीति ने अपनी जड़ें मजबूत की। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऐसे दल अपने क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में, अपने वर्चस्व को बढ़ाने में कामयाब रहे। फिर इसी दौरान धार्मिक राजनीति ने भी अपना रुख मोड़ लिया था। जो धर्म अभी हमारे दिल में बसा करता था, जो हमारे मस्तिष्क में हुआ करता था हमारा धर्म, वो अब राजनीति में प्रवेश करने लग गया था। और राम जन्मभूमि जैसे आंदोलन और हिंदुत्व की राजनीति ने राजनीतिक विमर्श को एक नया मोड़ दिया। इस पे एक चर्चा शुरू हो गई थी 1990 के दशक से। फिर हम बात करते हैं भारतीय राजनीति के भविष्य की। भारतीय राजनीति के जो रुझान है, जो संभावनाएं हैं, हम उसे किस प्रकार से देखते हैं, हम उसे किस प्रकार से आगे ले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो तर्क आता है, जो सबसे पहले विषय आता है, वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का सुदृढ़ीकरण है, इसका मजबूत होना है, इसका एकत्र होना है, इसका संगठित होना है। और इसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, जो आज के हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है। भारतीय राजनीति में भाजपा ने अपना एक छाप छोड़ा है। राष्ट्रवाद, आर्थिक सुधार और बहुसंख्यकवाद इसके प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी प्रमुख नीतियां हैं, इसकी प्रमुख सोच है, इसके प्रमुख विचार हैं। प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए आर्थिक असमानता, सांप्रदायिक सौहार्द और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समाधान जरूरी होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सब विचारों में, इन सब तथ्यों में हम जो हमारी असमानता है, हमारी जो धार्मिक असमानता है, जो हमारी आर्थिक असमानता है, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, वो बिगड़ने ना पाए, वो एकता बनी रहे। फिर हम इसी बीच देखते हैं कि विपक्ष जो बहुत कमज़ोर हो गया था नरेंद्र मोदी के आने के बाद, 2014 के बाद, उन्होंने अपना एक नया रास्ता चुना। उन्होंने अपने आप को संगठित किया, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। उन्होंने ये दावा पेश किया कि हम विपक्ष हैं, भारत में विपक्ष कभी मर नहीं सकता। भारत का लोकतंत्र यह हमें अधिकार देता है कि सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी जीवित रहे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं देना चाहूँगा, और राजनीति के दृष्टिकोण से ये सही उचित होगा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में, और डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसे जो हमारे क्षेत्रीय दल थे, वो भारतीय राजनीति में आज के दौर में, आज के परिप्रेक्ष्य में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और थोड़ा सा चोट पहुंचता है, थोड़ा सा दर्द होता है भारतीय राजनीति में बीजेपी को, जब विपक्षीय दल एकजुट हो जाते हैं, और वो चुनौती बन जाती है भारतीय राजनीति में बीजेपी के लिए। लेकिन वैचारिक और नेतृत्व की समस्याएं विपक्ष में अभी भी जीवित हैं। अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर एक वैचारिक मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो बीजेपी को चुनौती दे। इन सब के बीच भारत का युवा कहाँ खड़ा है? इन भारतीय राजनीति के विचारविदों के बीच में भारत का युवा कहाँ पर खड़ा होता है, अपने आप को कहाँ पाता है, और प्रौद्योगिकी से युवा का आज का संबंध क्या है? भारत की 65% आबादी, 65% आबादी 35 ईयर से कम है, 35 वर्ष की आयु से कम है। आज के युवा, हमारा जो झुकाव है युवा के तौर पे, रोजगार, शिक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर है। आज के दौर का जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, जो डेटा एनालिटिक्स है और जो डिजिटल प्रचार है, वो राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। और इसके बाद भारतीय राजनीति में कुछ क्षेत्रीय और कुछ वैश्विक चुनौतियां भी हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण तो इसका संघवाद है।
हम ये गौर करते हैं, हम ये पाते हैं कि अक्सर केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के लिए और राजस्व के वितरण के लिए और स्वायत्तता के लिए विवाद बढ़ता है। कितना धन मिलना चाहिए, कितना धन पे किसका अधिकार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, ये एक चुनौती बन जाती है। फिर भू राजनीतिक दृष्टिकोण भी है इसका एक वैश्विक चुनौतियों में। भारत से लगी सीमाएं पाकिस्तान, चाइना और आज के दौर के दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो बांग्लादेश और नेपाल भी कहीं ना कहीं चाइना के प्रभाव में है, म्यांमार भी चाइना के प्रभाव में है। आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते एक नई ऊंचाइयों पे जा रहे हैं और ये भारत के भू राजनीति के लिए बहुत ही कठिन विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। चाइना के साथ विवाद, इस पर मैं चर्चा करूंगा आगे। अभी आपके साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेरे पास बहुत सामग्री है और जब मैं सामग्री की बात कर रहा हूं तो मैं आपको वो सत्यता दिखाऊंगा। फिर सतत विकास भी तो भारतीय राजनीति का एक पहलू है, क्योंकि भारत का विकसित होना राजनीति के आसपास और इर्द गिर्द ही तो नहीं टहलता है ना, क्योंकि उच्च स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था का निर्धारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही करती है। फिर आज के दौर में जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, संसाधनों का प्रबंधन, ऐसे जैसे ये सब नीतियां हैं, ये प्रभावित कर रही हैं भारत को और आगे भी करती रहेंगी। हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमको इससे पार पाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं, फिर हम संभावित जो हमारा परिदृश्य है भारतीय राजनीति का, भविष्य में भारतीय राजनीति किस प्रकार से मोड़ लेगी और किन ऊंचाइयों पर जाएगी। हम आज के दौर में देखते हैं कि बहुत जन आंदोलन, किसान आंदोलन, पर्यावरण, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों ने आंदोलन राजनीति प्राथमिकता को बदल दिया है। हम आंदोलनों को एक विशेष दर्जा देते हैं। हमने राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच अन्ना के आंदोलन को देखा है और उससे उभरते एक नेता को देखा है, एक पार्टी को देखा है, आम आदमी पार्टी। फिर वैचारिक ध्रुवीकरण आज की भारतीय राजनीति में बहुत बढ़ रहा है, नया स्थान ले रहा है। धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी, रूढ़िवादी विचारधाराओं के बीच विभाजन बढ़ता चला जा रहा है। इस बात को समझने में हमें बहुत समस्या नहीं होगी कि आज के दौर की भारतीय राजनीति कहीं न कहीं धर्म के आसपास स्थान रखती है अपना, और इन सब के बीच तीसरे मोर्चे का भी गठबंधन प्रकाश में आया है। क्षेत्रीय दल एकजुट हो रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के तौर पर अपना जगह स्थापित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली से बढ़कर पंजाब तक चली गई। तो ये सब जो दल हैं वो भारतीय राजनीति में एक तीसरे मोर्चे का भी स्थान अपना भारतीय राजनीति परंपरा, विविधता और आधुनिकता का मिश्रण है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि नेता और जनता और आर्थिक चुनौतियों से कैसे उबार पाते हैं और भारत देश को एक लोकतांत्रिक मूल्यों के देश पर चलने वाला देश कैसे बना सकते। इन सारे पहलुओं पर मैं अभी बात करूंगा आपसे। हर एक बिंदु पर एक गहन अध्ययन होगा, वो सारे आगे वीडियो में आएंगे। अगला वीडियो शुरू से शुरू करेंगे और उसको विस्तृत स्तर पर समझेंगे हर एक बिंदु को। आज के लिए धन्यवाद, प्रणाम।